वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग का एक तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के टाइप्स हमने लास्ट क्लास में कवर की थी एंड अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं यूजीसी नेट की, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एंड जो आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसका जो पैटर्न रहेगा, उसका जो सिलेबस है वो भी आपका यूजीसी नेट का ही है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि आपको रीजनिंग के काफ़ी एग्जाम्पल वहाँ पे मिलेंगे। रीजनिंग के किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव है, एनालॉजिकल है, ये कुछ ये जो 3 टाइप्स की रीजनिंग है ना, इनके तो बेसिकली हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज एक तो हम यहाँ पे डिफरेंस कवर करेंगे दोनों का क्या क्या है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, एंड देन मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो कैसे हम सेंटेंस को देख के अपना आंसर टिक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर रहेगा। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम यहाँ पे देखेंगे एंड ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब मैं अपना नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे इनको यूज किया था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है आपकी? डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे इज अ फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग टू डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन फ्रॉम नॉन रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ये तो हमें डेफिनेशन तो हमें पता है कि यहाँ पे आपको जो भी फैक्ट्स पता है वहां से एक न्यू इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करना ही डिडक्टिव रीजनिंग होती है। एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? Inductive reasoning arrives at a conclusion by the process of generalization using specific fact or data. Means कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप प्रीमाइसिस से आपको कंक्लूजन मिलता है एंड इंडक्टिव रीजनिंग में आपके पास पहले से ये कंक्लूजन होता है एंड उससे आपको प्रीमाइसिस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है डिडक्टिव रीजनिंग एंड यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है डिडक्टिव रीजनिंग? जैसा मैंने आपको बताया, प्रीमाइसिस टू कंक्लूजन, एंड आपकी इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन टू प्रीमाइसिस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वैलिडिटी की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो गारंटी देता है कि अगर प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, बट इंडक्टिव रीजनिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं मिलती। अगर फिर भी चांसेस है कि आपका कंक्लूजन ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा। ठीक है, उसके अलावा यूज की बात करें तो यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज डिफिकल्ट एंड यूज ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग इज फास्ट एंड इजी। प्रोसेस क्या है? थ्योरी टू हाइपोथेसिस, देन पैटर्न एंड कंफर्मेशन, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस टू थ्योरी। आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। इन डिडक्टिव रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स में बी वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, टाइप्स है ये एक तरह से कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपकी वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है, एंड इंडक्टिव रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव है या वीक इंडक्टिव है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन डिडक्टिव रीजनिंग क्या करती है आपकी? रीचेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एंड इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक से डिफरेंस हो गई। अब चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपकी 2 टाइप्स की है। सबसे पहले देखो कि जो आर्ग्यूमेंट होती है वो क्या होती है। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आर्ग्यूमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू प्रेजेंट रीजन फॉर एक्सेप्टिंग अ कंक्लूजन। ये आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन है कि इसके अंदर आपको सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स मिलेंगी जिनको हम यूज करते हैं टू प्रेजेंट द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग अ कंक्लूजन। अब जो आर्ग्यूमेंट होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? आर्ग्यूमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका प्रीमाइसिस, सेकंड पार्ट होता है इनफेरेंस एंड थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीमाइसिस, इनफेरेंस एंड कंक्लूजन। प्रीमाइसिस क्या होती है? प्रीमाइसिस आपकी स्टेटमेंट्स होती है, आपकी प्रेपोजिशंस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, तो ये भी क्या है? एक प्रीमाइसिस है। देन इनफेरेंस क्या है? इनफेरेंस आपका रीजनिंग पार्ट होता है ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट लिंक द प्रीमाइसिस विद कंक्लूजन। इनफेरेंस क्या है? हमारा
रीजनिंग पार्ट है जो प्रीमाइसिस को कंक्लूजन से लिंक करता है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारी आउटपुट है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइसिस एंड इन्फेरेंस। ठीक है, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसके अंदर हम कई बार कंक्लूजन को इनफेरेंस भी बोल देते हैं। इन इंडक्टिव रीजनिंग जो कंक्लूजन होते हैं उनको हम इनफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो आपका कंक्लूजन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड अपॉन द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस एंड वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है? ये वो पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है? कंक्लूजन डिपेंड अपॉन द ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस एंड द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई आर्ग्यूमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव की बात कर रहे हैं। इंडक्टिव के बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं बताऊं, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसके मेन पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू, देखो एक स्टेटमेंट है कि इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू इट इज अनलाइकली दैट कंक्लूजन इज फॉल्स। तो पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की या फिर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपकी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तब भी आपका कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, अगर आपको ये वर्ड्स अपनी स्टेटमेंट में अपने आर्ग्यूमेंट में मिल जाए तो समझ जाना कि वो इंडक्टिव रीजनिंग का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आपको अपनी स्टेटमेंट्स में क्या मिले? प्रोबेबली, अगर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में प्रोबेबली दिखाई दे, या फिर लाइकली, नेक्स्ट इज पॉसिबली एंड रीजनेबली, ये कुछ वर्ड्स है। अगर आपको ये वर्ड्स अपने आर्ग्यूमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात है। एंड इंडक्टिव रीजनिंग के रिगार्डिंग एक पॉइंट और है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर आपको कहीं पे दिखाई दे स्टेटमेंट में तो वो भी इंडक्टिव रीजनिंग में ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम जो फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, तो फर्स्ट इसकी जो फॉर्म रहती है वो है प्रिडिक्शन, कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दूं कि देयर टेंड्स टू बी अ लॉट ऑफ रेन इन द मिडवेस्ट, सो इट विल प्रोबेबली रेन देयर टुमारो। ये एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? प्रिडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव रीजनिंग में प्रिडिक्शन हो रहा है। प्रिडिक्शन में क्या हुआ कि देयर टेंड्स टू बी अ लॉट ऑफ रेन इन द मिडवेस्ट, मिडवेस्ट में काफी रेन हुआ है, तो सो इट विल प्रोबेबली रेन देयर टुमारो, तो यहाँ पे कल भी रेन हो सकती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दिया प्रोबेबली, प्रोबेबली एक वर्ड मिला, इसका मतलब ये इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर आपको फॉर्म्स में बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग की सेकंड जो फॉर्म होती है वो है एनालॉगी। एनालॉगी क्या करता है? एनालॉगी के अंदर आप यहाँ पे सिमिलैरिटी को चेक करते हो, कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको एनालॉजिकल रीजनिंग करवाई थी ना, वही है। एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे कि माई होंडा गेट्स गुड माइलेज। एग्जाम्पल है हमारा माई होंडा गेट्स गुड माइलेज, सो इट फॉलोज देन, क्या मिल रहा है हमें? इट फॉलोज देन राम्स होंडा ऑल्सो गेट्स गुड माइलेज, कि मेरी होंडा की अच्छी माइलेज है तो इसलिए हम ये यहाँ पे कंपैरिजन ये हुआ, सिमिलरिटी ये है यहाँ पे कि राम की जो होंडा है उसकी भी अच्छी माइलेज होगी। तो यहाँ पे जो वर्ड मिला हमें देन, तो ये भी आपका क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग में एनालॉगी का एक टाइप हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आती है जो फॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी जनरलाइजेशन। क्या है आपकी? जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन कैसे है? एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देखिए कि आपको अगर यहाँ पे जनरलाइज का मतलब क्या है कि आपको कंक्लूजन मिला है, उससे आप एक जनरल फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, वही क्या होता है? जनरलाइजेशन। आपको एक पॉइंट पता है एंड आप उसको पूरे ग्रुप में अप्लाई कर देते हैं, दैट इज जनरलाइजेशन। फिर एक यहाँ पे आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? तो अथॉरिटी क्या कहती है कि एन आर्ग्यूमेंट दैट कंक्लूड्स समथिंग इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेड इट इज।
तो अगर आपकी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मिल रहा है कि भाई किसी एक्सपर्ट ने उस पॉइंट को कंफर्म किया है, तो इट मीन्स वो भी इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक टाइप है। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर साइंस मिल जाए, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें साइंस इंक्लूड किए गए हैं, देन वो भी इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोड के ऊपर कोई भी साइन, अपना स्कूल का कोई साइन दिख रहा है कि भाई आगे स्कूल है, तो इस तरह के जो साइन मिलते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक है, तो ये जो साइन होते हैं ना, ये साइन वाले एग्जाम्पल भी आपके इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट एक आता है इसके अंदर कैजुअल इन्फेरेंस। क्या आता है एक हमारा कैजुअल इन्फेरेंस। कैजुअल इन्फेरेंस में क्या होगा यहाँ पे, तो कैजुअल इन्फेरेंस में आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे कि आई लेफ्ट सोडा इन द फ्रीजर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मैंने सोडा को फ्रीजर में छोड़ दिया था, सो आई कैन एज्यूम दैट इट इज फ्रोजन। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई वो अभी फ्रोजन हो चुका होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट है, आपने कुछ किया एंड उसका एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग की फॉर्म्स है। क्या क्या फॉर्म्स है यहाँ पे, फॉर्म्स में आपको प्रिडिक्शन मिल रहा है, कोई प्रिडिक्शन वाला एग्जांपल है, देन एनालॉजी मींस की कंपैरिजन या सिमिलैरिटी, जनरलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन साइंस एंड कैजुअल इन्फेरेंस। ये 6 यहाँ पे फॉर्म्स होती है इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर टाइप्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होती है। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को आप इस तरह से समझिए कि मान लो आपके पास कुछ प्रीमाइसेस गिवन है, एंड अगर वो प्रीमाइसेस कंक्लूजन को ट्रू प्रूव कर दे, मींस कि जो प्रीमाइसेस आपके पास गिवन है वो आपके कंक्लूजन को ट्रू प्रूव कर दे, तो इट मींस वो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, एंड अगर आपके प्रीमाइसेस इतने इफेक्टिव नहीं है कि भाई वो आपके कंक्लूजन को ट्रू प्रूव कर दे, मींस कि वो कंक्लूजन को ट्रू प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वीक इंडक्टिव रीजनिंग में चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में अगर कंक्लूजन भी प्रूव हो गया तो आपका क्या हो गया, आपका वो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन ट्रू प्रूव हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। एंड वीक में क्या हुआ कि हमारे पास इतने अच्छे एविडेंस नहीं है कि हमारा कंक्लूजन ट्रू प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग के भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, कौन कौन से, कोजेंट एंड अनकोजेंट। अब कोजेंट क्या होता है, कोजेंट का मतलब क्या है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग भी है एंड ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू। इसका मतलब कि आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन ट्रू प्रूव होना चाहिए, एंड प्रीमाइसेस, सारे प्रीमाइसेस ट्रू है, मींस कि सभी प्रीमाइसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, देन वो कोजेंट है। ठीक है, अब अनकोजेंट क्या होता है, अनकोजेंट आपका वीक भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, अनकोजेंट का मतलब है कि एटलीस्ट वन आपका कोई प्रीमाइसिस फॉल्स हो, एटलीस्ट वन प्रीमाइसिस फॉल्स। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अनकोजेंट की बात हो रही है तो मींस की कंक्लूजन तो ट्रू है लेकिन कोई एक प्रीमाइसिस फॉल्स भी है। और अगर आप अनकोजेंट, वीक अनकोजेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई एक प्रीमाइसिस फॉल्स है, साथ ही साथ आपका कंक्लूजन भी ट्रू नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन नोट डाउन करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसमें डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्ट्रॉन्ग क्या है, कोजेंट क्या है, वो स्टेटमेंट में एग्जाम्पल, जो स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ स्ट्रॉन्ग कोजेंट का। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो प्रीमाइसिस है वो क्या है मेरा, मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैव टैलेंट। मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैव टैलेंट। एक मिनट, तो फर्स्ट प्रीमाइसिस हो गया। सेकंड मेरा प्रीमाइसिस क्या गिवन है कि जो पे कि कोई भी एक आप नाम ले सकते हैं, यहाँ पे राम इज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट।
ठीक है, ये 2 प्रीमाइसेस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है। पहली बात तो ये देखो, मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैव टैलेंट, ये ट्रू है, एंड राम इज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, ये भी बात यहाँ पे ट्रू है। फॉल्स होता तो यहाँ पे आपको नॉट देखने को मिलता। ठीक है, तो देयरफॉर कंक्लूजन भी यहाँ पे गिवन है। देयरफॉर राम probably has talent. राम probably has talent. अब देखो, अब इसके अंदर पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला probably मिला, इट मीन्स ये आपकी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब इंडक्टिव क्या है, इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इस तरह से ऑप्शंस गिवन थे। तो यहाँ पे probably है, ये तो इंडक्टिव हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स कि सभी प्रीमाइसेस ट्रू होने चाहिए एंड कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। एंड फॉल्स है तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में गारंटी नहीं है कि वो ट्रू है, मीन्स कि फॉल्स मिलेगा आपको। तो ये क्या हो गया भाई, प्रीमाइसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या हो गया हमारा ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे राम probably हैज टैलेंट, ये आप देख सकते हो, हमने डायरेक्ट मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैव टैलेंट, और राम भी एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, तो ये रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये ट्रू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया हमें। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखें कि देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा। एक और एग्जाम्पल आप देखो कि हमने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में कि राम इज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। राम क्या है, एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है। एंड दूसरा हमने कहा कि राम हैज ब्राउन हेयर, देयरफॉर मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैव ब्राउन हेयर। अब यहां पे देखो, इसमें क्या है कि भी राम एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, ये बात ट्रू है, एंड राम हैज ब्राउन हेयर, ये भी बात ट्रू है। लेकिन केवल ओनली राम की बात हो रही है, तो क्या राम की बातों के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी और बाकी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं उनके भी ब्राउन हेयर हो? क्या पता उनके ना हो। तो इट मीन्स ये वीक आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा, वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप अपने कंक्लूजन को प्रूव कर पाए ना, तो इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप अपने कंक्लूजन को प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो वो वीक में चला जाता है। तो ये हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गई। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये देखो कि मोस्ट बॉयज लाइक्स टू प्ले स्पोर्ट्स। ये एक स्टेटमेंट है कि जो बॉयज है उनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, ये हमने प्रूव किया। सेकंड हमने बोला कि जो एक नाम ले लो आप, जैसे कि रीमा ले लो। ठीक है, रीमा इज अ बॉय, तो रीमा इज अ बॉय, ये बात ट्रू है? नहीं, रीमा इज अ गर्ल। ठीक है, ये बात फॉल्स हो गई। रीमा इज अ गर्ल है लेकिन रीमा इज अ बॉय यहाँ पे मेंशन है, तो ये फॉल्स हो गया। देयरफॉर कंक्लूजन क्या गिवन है कि रीमा प्रोबेबली लाइक्स टू प्ले स्पोर्ट्स। कंक्लूजन ये है कि रीमा को भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू ये है कि बॉयज को पसंद है लेकिन रीमा तो बॉय नहीं है, एंड कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग तो है कि हमने कंक्लूजन तो ट्रू प्रूव कर दिया, और यहाँ पे आपका एक प्रीमाइसिस फॉल्स है, तो इट मीन्स ये अनकोजेंट है। ये क्या है आपका, अनकोजेंट है, क्योंकि कंक्लूजन ट्रू है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में चला गया, और यहाँ पे एक प्रीमाइसिस फॉल्स है तो इसलिए ये अनकोजेंट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बट अनकोजेंट। तो ये हमारा जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसके रिगार्डिंग जितने भी मेन पॉइंट्स बनते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए। अभी उसके बाद जो है डिडक्टिव रीजनिंग क्या है भाई आपकी। तो डिडक्टिव रीजनिंग के जो पॉइंट्स है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए ही थे। डिडक्टिव रीजनिंग आपकी वैलिड हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में। एंड डिडक्टिव रीजनिंग में वैलिड कब होगी वो रीजनिंग, अगर आपके जो प्रीमाइसिस है वो ट्रू है एंड वो आपको एक वैलिड कंक्लूजन भी दे रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग है। साउंड एंड अनसाउंड ये टू टाइप्स होते हैं।
तो वैलिड साउंड कब होगा कि जब वो आपकी वैलिड है एंड सभी प्रीमाइसेस ट्रू भी है। ओके, तो तब आपकी क्या होगी, वो वैलिड होगी। इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन ऑल्सो ट्रू, ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग कहती है। एंड ट्रू प्रीमाइसेस डेवलप अ ट्रू एंड वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे डिडक्टिव रीजनिंग के रिगार्डिंग रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में आप क्या समझेंगे कि जो वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है ना वो क्या है। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट आपका डिडक्टिव का ही एक केस है, ये कहती है कि ऑल प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स आर ट्रू। एंड जो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहती है कि देयर इज पॉसिबिलिटी इन विच प्रीमाइसेस कुड बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स एट द सम टाइम। ठीक है, तो ये आपकी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं डिडक्टिव रीजनिंग के। डिडक्टिव रीजनिंग में देखिए ऑल मैमल्स हैव बैकबोन्स देन ह्यूमंस आर मैमल्स, तो कंक्लूजन क्या आ गया कि ह्यूमंस हैव बैकबोन्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स, पीजन आर बर्ड्स, तो पीजन ले लैग, ये हमने ले एग्स, ये कंक्लूजन है। देन ऑल प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अ कैक्टस इज अ प्लांट, तो कंक्लूजन क्या हो गया, अ कैक्टस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जांपल्स हैं I see fireflies in my backyard every summer. हाइपोथेसिस क्या मिला हमें, दिस समर आई विल प्रोबेबली सी fireflies in my backyard. I tend to catch cold when people around me are sick. हाइपोथेसिस है colds are infectious. Every dog I meet is friendly. हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, most dogs are usually friendly. एंड एक और यहाँ पे बता देती हूँ कि जो एनालॉजिकल रीजनिंग होती है ना, एनालॉजिकल रीजनिंग को फाइंड कैसे करेंगे कि अगर आपको क्या क्या वर्ड्स मिल जाए, लाइक, एज, देन, इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में देखने को मिले तो वो एनालॉजिकल रीजनिंग रहेगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, देखो एग्जांपल ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रही हूँ कि अब मैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि टू सपोज दैट अर्थ इज ओनली पॉपुलेटेड वर्ल्ड in the infinite space as absurd as to assert that in an entire field of millet only one grain will grow। तो यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला as absurd as, कंपैरिजन हो रहा है। तो as absurd as कंपैरिजन के लिए वर्ड्स है, इट मीन्स ये आपकी एनालॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल है कि just as melting ice cube do not cause a glass of water to overflow, melting sea ice does not increase oceanic volume, then what type of argument is it? अब यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि भाई आइस क्यूब मेल्ट हो रही है, जैसे आइस क्यूब मेल्ट होने से हमारा जो गिलास है पानी का वो फुल नहीं हो जाता, ओवरफ्लो नहीं हो जाता, उसी तरह से जो हमारी सी में जो आइस होती है उसके मेल्ट होने से भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। तो ये दोनों कंपैरिजन हो रहे हैं। वर्ड क्या मिला हमें, जस्ट एज, तो जस्ट एज वर्ड मिला, इट मीन्स ये भी क्या है, आपकी एक एनालॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे तो। एंड देन एक यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट गिवन है कि अ डिडक्टिव रीजनिंग इज इनवैलिड इफ, क्वेश्चन इतना ही है कि डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, कब इनवैलिड होती है। ऑप्शंस गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल फॉल्स, कि सभी प्रीमाइसेस फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है। सेकंड ऑप्शन गिवन है कि सभी प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि ये दोनों बातें ट्रू है, और फोर्थ ऑप्शन है कि ये दोनों ही ऑप्शन फॉल्स है। तो इनवैलिड कब होगी, इनवैलिड होगी कि जब आपके प्रीमाइसेस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, तब आपकी वो डिडक्टिव रीजनिंग इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, हमने देखा इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।